हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरिबस। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एक अच्छी इन्वेस्टिंग के लिए क्या प्रोसेस होनी चाहिए या फिर ऐसी कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले, जिससे हम लॉन्ग टाइम में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके, एक अच्छा चंक ले सके, एक अच्छी कंपाउंडिंग इफेक्ट देख सके। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में नए हैं और ये जानना चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करें, तो इस एपिसोड को लास्ट तक जरूर देखें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, या फिर अगर हम स्टॉक मार्केट में नए हैं तो इन्वेस्टिंग स्टार्ट कैसे करें, ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जिन्हें हमें फॉलो ही करना चाहिए जिससे हम अच्छी इन्वेस्टिंग कर सके, लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सके। सबसे पहला प्रोसेस या सबसे पहला स्टेप होता है लर्निंग। किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए लर्निंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इन अ सिमिलर सेंस स्टॉक मार्केट में भी आपको, चाहे आप ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टिंग करें, लर्निंग बहुत मैटर करती है। ओके, सो आप अपनी स्किल को इम्प्रूव करिए, इम्प्रूव लर्निंग स्किल। जैसे भी हो, आप बुक रीड करिए, रीडिंग बुक्स, आप न्यूज चैनल देख सकते हैं। ओके, आप अच्छे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट आप अपने प्रोफेशन में, जिस भी प्रोफेशन में आप एक्सपर्ट हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर हैं। ओके, अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो आप बहुत सारे ऐसे प्रॉपर्टीज के स्टॉक है, उसमें उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे और उसमें इन्वेस्ट करिए। उनके प्रॉस एंड कॉन्स को आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर आप इंजीनियर हैं तो आईटी सेक्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप उसमें अपने स्किल को डेवलप करिए। वो किस तरह से बिजनेस करती हैं, उनके प्रॉस एंड कॉन्स क्या हैं, कितना डेट है, कितनी लायबिलिटीज है, क्या ऑब्लिगेशंस हैं, किस तरह से वो कंपनी आगे बढ़ रही है, क्या प्रॉब्लम है उसमें, क्या मोड्स है, रिस्क क्या है। ओके, इसको आप बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे। और जिस सेक्टर को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, आप उसी सेक्टर में अगर इन्वेस्ट करेंगे तो वो आपके लिए एक अच्छी और वेल्दी रिटर्न लेकर आएगा। ओके, नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट गोल्स। किसी भी हम इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए, अपने डिजायर को फुलफिल करने के लिए। एक पर्टिकुलर गोल है हमारा जो, उसको अचीव करने के लिए। ओके, अब इन्वेस्टमेंट गोल्स इन द सेंस, सबसे पहले तो आप गोल को डिफाइन करिए। गोल को डिफाइन करना इन द सेंस ये नहीं है कि अरे मुझे कार लेनी है, मुझे एक बंगला चाहिए और मुझे फॉरेन में ट्रिप करनी है। ये सब तो हमारी इच्छाएं हैं, डेफिनेटली इच्छाएं हैं, पर क्या वो, हम उसे, जब तक उसे हम मेजर नहीं करते, हम उसे एक डेफिनेट फाइंड आउट नहीं करते कि इसमें कितना कॉस्ट आएगा, कितने साल में मुझे ये अचीव करना है, नंबर ऑफ इयर्स नहीं डिफाइन करेंगे, कितना कॉस्ट लगेगा, कितने टाइम में हम अचीव कर पाएंगे या नहीं, हमने ऐसे कौन कौन से सोर्सेस हैं जो उस गोल को अचीव करने के लिए हमने ये सारी चीजें ट्राई की। ओके, जब तक हम वो सब नहीं करेंगे तब तक हम उसे नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा इन्वेस्टमेंट गोल्स है। एक पर्टिकुलर गोल्स, फॉर एग्जाम्पल आपको कार लेनी है। ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको एक कार लेनी है। ओके, कौन सी कार लेनी है आपको? स्विफ्ट डिजायर लेनी है या फिर कोई भी कार, जो भी आपको 1 2 3, जो भी आपने हायरार्की बनाई कि मुझे ये कार फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी है, सेकंड प्रायोरिटी इसकी है, थर्ड प्रायोरिटी इसकी है। ओके, फिर आपने इन तीनों में से जो भी आपने आपने फाइंड आउट किए, उसमें एक चूज कर लिया कि हाँ मुझे ये तो लेनी ही लेनी है। कितने साल में लेनी है? आप 3 साल में लेना चाहते हो, 5 साल में लेना चाहते हो, 7 साल में लेना चाहते हो। ओके, फिर इसका बजट क्या है? 5 लाख की है, 7 लाख की है, 12 लाख की है? आपने उसका कॉस्ट तय कर लिया। फिर इस कॉस्ट को कितने सालों में आप अचीव कर पाओगे? 5 साल, 5 लाख रुपए आप कब तक अरेंज कर पाओगे? ओके, और उस अरेंजमेंट के लिए आपने कौन कौन से सोर्सेस निकाले हैं? ओके, किस किस सोर्स से आप कितना पैसा जनरेट कर पाओगे? आप डाउन पेमेंट कितनी करोगे? और आपका मंथली जो ईएमआई जाएगा वो आप कितने तक अफोर्ड कर पाओगे?
ओके। इन्वेस्टमेंट गोल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हाँ आपने एक गोल सोचा कि आपको कार लेनी है और आपने जस्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दिया और इन्वेस्टमेंट किया है। अब 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद आप सोच रहे हो कि अरे मेरा तो गोल ही नहीं अचीव हो पा रहा है, मेरी तो ड्रीम ही नहीं फुलफिल हो पा रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए। गोल एक रियलिस्टिक गोल होना चाहिए और रियलिस्टिक गोल के बाद आपका जो आपने जो सोर्सेस डेवलप किए हैं या फिर फाइंड आउट किया है कि इस सोर्स के जरिए मैं उसे अचीव करूंगा या करूंगी, तो वो एक डेफिनेट होना चाहिए, आप मेजर करें उसको। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई रिस्क एपेटाइट। रिस्क एपेटाइट को आइडेंटिफाई करिए आप। उस गोल को अचीव करने के लिए या फिर उस इन्वेस्टमेंट के पीछे कितना रिस्क छुपा हुआ है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 100 रुपीज है, अगर आपके पास 100 रुपीज है तो आप 100 का 100 ही अगर इन्वेस्टमेंट कर दोगे तो बचेगा क्या आपके पास? आपका ब्रेड एंड बटर कैसे चलेगा? सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा आपका। तो आप क्या करोगे? आप 100 में से कुछ फंड ऐसे निकालो जो कि आपके एक्सपेंसेस को मीट करेंगे, कुछ फंड ऐसे निकालो जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस को मीट करेंगे। ओके, उसमें से जो एक्स्ट्रा हो, भले ही 10 रुपए ही बचे, जो एक्स्ट्रा हो वो आप इन्वेस्टमेंट करिए कि किसी भी हाल में अगर वो 10 रुपीज आपके डूब भी जाते हैं तो भी आपका सर्वाइवल डिफिकल्ट नहीं होगा। ओके, सो आप ये अश्योर करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कितना रिस्क ले सकते हैं। आप 2% रिस्क ले सकते हैं, 3% रिस्क ले सकते हैं अपने कैपिटल का। ओके, उस हिसाब से उस रिस्क को समझिए और फिर इन्वेस्टमेंट करिए। नेक्स्ट वन इज इन्वेस्ट अर्ली, इन्वेस्ट रेगुलरली। फॉर एग्जाम्पल शिप, यानी कि आप अपने मंथली इनकम का कुछ पैसा निकाल करके इन्वेस्टमेंट के लिए रख रहे हैं। जैसे कि आप भले ही 500 रखें, आप 1000 रखें, आप 2000 रखें, आप 5000 रखें या फिर आप 10,000 रखें, लेकिन कुछ रखें। जितना जल्दी आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे उतना ही अच्छा आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, यानी कि अगर आप 18 की एज में है या फिर 18 से भी कम है और अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करना, वॉरेन बफेट ने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, अच्छी चंक ली है, लेकिन इसके बाद भी उनका नजरिया ये है कि उन्होंने बहुत देर कर दी। उन्होंने 14 साल की उम्र में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी, लेकिन फिर भी उनका मानना है कि उन्होंने बहुत देर कर दी इन्वेस्टिंग में। ओके, सो उसी सेंस को कंसीडर करते हुए अगर आप सिप भी करते हैं, अगर आपकी नई नई जॉब लगी है, अगर आप सिप करें तो ये बहुत अच्छा होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने का बहुत अच्छा तरीका होता है एक लॉन्ग टर्म में अच्छी वेल्थ क्रिएट करने का। ओके, नेक्स्ट वन इज लुकिंग फॉर कंपनीज हैविंग मोर रिस्क, यानी कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी बना रही है तो उस सेक्टर में कितना इम्पैक्ट उसका पड़ने वाला है, या फिर उसके कॉम्पिटिटर्स ऐसा कौन कौन सा इन्वेंशन या फिर रिसर्च कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके सेक्टर या आपकी कंपनी में उसका इफेक्ट पड़ने वाला है। कितना रिस्क है वो, कितने ऐसी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसे बार बार करनी पड़ रही है कंपनी को कि इनकेस अगर वो रिसर्च नहीं कर पाई तो उसे प्रॉब्लम होगी, फंडामेंटली उसे बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा या फिर लॉस में जा सकती है वो कंपनी। ऐसे बहुत सारे मोड्स होते हैं। ओके, जिसको फाइंड आउट करके, जिसको समझ करके ही आप इन्वेस्ट करें तो ये बहुत अच्छी इन्वेस्टिंग हो सकती है। ओके, सो ये एक, जैसे फॉर एग्जांपल एशियन पेंट, एशियन पेंट एक कंपनी है, सपोज ये एग्जाम्पल है, ओके, रिकमेंडेशन नहीं है। एशियन पेंट एक कंपनी है, कंपनी में कितने सारे रिस्क होंगे, केमिकल लगते होंगे, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स लगते होंगे, पेट्रोल लगता होगा, और अभी आजकल जो भी पॉलिसीज चल रही है पेट्रोल और डीजल को लेकर के, कोल को लेकर के, इन सबको स्टडी करने के बाद क्या इन सब का इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर स्टॉक पे पड़ेगा, किस सेंस में पड़ेगा, किस हद तक पड़ेगा, इन सबको स्टडी करना ही मोड्स कहलाती है। ओके, सो इन्वेस्टिंग करने के लिए इन सारी चीजों को फंडामेंटली एनालाइज करना बहुत ज्यादा मैटर करता है। नेक्स्ट वन इज डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। डाइवर्सिफिकेशन, किसी भी बिजनेस में अगर डाइवर्सिफिकेशन हो तो रिस्क रिड्यूस हो जाता है, मिटिगेट हो जाता है। ओके, हेज हो जाती है रिस्क। कैसे? जैसे कि आपके पास अगर 1000 रुपीज है तो आपने ये 1000 रुपीज एक स्टॉक में लगा दिए, किसी भी स्टॉक में, फॉर एग्जाम्पल आईटी स्टॉक, आईटी स्टॉक में आपने वो 1000 रुपीज लगा दिया, आईटी स्टॉक का सेंटिमेंट अचानक नेगेटिव हो गया, सारे के सारे आपके जो 1000 रुपीज है वो लॉस में चले गए। ओके, अब आपका कैपिटल एप्रिसिएशन तो छोड़ो, आपका कैपिटल तो लॉस में है। ओके, आपको लॉस का सामना करना पड़ रहा है, तो उस सेंस में आप क्या करोगे? इससे अच्छा ऑप्शन ये होता कि आप ये 1000 जो पैसे हैं आपको, वो आपने 10 अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते, 100 रुपीज अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते या अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट किए होते, तो भले ही आईटी सेक्टर नीचे चला जाता, लेकिन बाकी के सेक्टर है, एफएमसीजी है, फार्मा है,
और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं, वो सेक्टर शायद आपको आपका कैपिटल अप्रिशिएट करते और आपका पोर्टफोलियो बैलेंस होता। इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो आपकी पोर्टफोलियो में कम से कम 9 या 10 स्टॉक होने ही चाहिए। आप नो मैटर कि आपके पोर्टफोलियो का बजट कितना है या आपके पोर्टफोलियो की साइज कितनी है, ये ज्यादा जरूरी है कि आपने अपने पोर्टफोलियो को कितना डाइवर्सिफाई किया है। लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन भी गलत है। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1000 रुपए हैं और आपने 100 स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है, ओके, जिससे आप यही नहीं पता कर पा रहे हैं कि कौन सी कंपनी मेरी बढ़ रही है, कौन सी कंपनी घट रही है, ओके। नेक्स्ट वन इज रेगुलर रिव्यू एंड रीबैलेंसिंग। अगर आप इन्वेस्ट करते हो, अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि हाँ इन्वेस्ट कर दिया, सबने यही कहा है कि बाय ऑन डिप्स, जब मार्केट नीचे जाए तो आप उसमें इन्वेस्ट कर लो ताकि आपका एवरेजिंग हो सके अच्छे से और लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा कंपाउंडिंग इफेक्ट देने के। हर टाइम में ऐसा हो ऐसा जरूरी नहीं है, ओके। बीइंग इन्वेस्टर आपको कभी कभी अपने पोर्टफोलियो पे नजर भी डालनी पड़ेगी, अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को फंडामेंटली एनालाइज करना पड़ेगा कि आपकी कंपनी में जिसमें आप इन्वेस्टेड हो क्या रहा है, क्या अभी भी वो फंडामेंटली साउंड है। ये कंपनी फंडामेंटली साउंड 30 सालों के लिए या 20 सालों के लिए हो ये जरूरी नहीं है। कभी भी कंपनी का सेंटिमेंट चेंज हो सकता है, कभी भी उनके मैनेजमेंट में प्रॉब्लम हो सकती है, उनके बहुत सारी ऐसे आगे हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं या कौन कौन से फैक्टर मेजर रोल प्ले करते हैं एक किसी भी कंपनी को फंडामेंटली आइडेंटिफाई करने में, ओके। लेकिन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फॉर एग्जांपल क्वार्टरली रिजल्ट चेक कर सकते हैं, 3-3 महीने में जो रिजल्ट निकलती है, क्या कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी का सेल बढ़ रहा है कि नहीं, प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं, टॉप बॉटम एनालाइज कर सकते हैं आप। सो इस सेंस में ऐसा नहीं है कि आप एक इन्वेस्टर हैं तो आप बस बाय करो और फिर सो जाओ, ऐसा नहीं। आप उसको अपने स्टॉक्स को 3-3 महीने में एटलीस्ट उसको रिव्यू करते रहो कि क्या कंपनी के सेंटिमेंट्स वाकई में पॉजिटिव हैं, क्या हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट कर सकते हैं, खुद को इवैल्यूएट करो, ओके। सो इस तरह से बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि एक स्पेसिफिक प्रोसेस हम फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाय ऑन डिप्स। एक अच्छा इन्वेस्टर ये होता है कि जब मार्केट बेरिश हो तो डिप्स में बाय करो। लेकिन सवाल ये उठता है डिप्स मतलब कितना डिप्स, क्या किसी भी डिप्स का कोई बेस है, क्या कोई ये बताएगा कि हाँ इतना डिप्स में ही आपको बाय करना है। एक अच्छा इन्वेस्टर या एक अच्छा ट्रेडर ये होता है जो डिप्स को पहचानता है, और डिप्स को प्रॉपरली एनालाइज करना ही एक अच्छे इन्वेस्टर की पहचान होती है, ओके। सो आज के एपिसोड में हमने क्या डिस्कस किया? आज के एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि इन्वेस्टिंग करने के लिए कैसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जिसके थ्रू एक इन्वेस्टर को फॉलो करके एक अच्छा कंपाउंडिंग इफेक्ट ले सकता है, वो अपने लिए अच्छी चंक ले सकता है, जिसमें लर्निंग है, लर्निंग स्किल को डेवलप करना है, जिसमें हमारे मोड्स को एनालाइज करना है, रिस्क कितना ले सकते हैं आप, ओके, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है। इन्वेस्टर होने का मतलब ये नहीं है कि आप बाय ऑन डिप्स करते जाएं, ओके। डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालनी है, ओके। इसके अलावा रिव्यू करते रहना है, रीबैलेंसिंग करते रहना है। अगर आपका एक स्टॉक नेगेटिव जाता है तो आप रीबैलेंस कर सकते हैं, उस स्टॉक के पैसे आप किसी और स्टॉक में लगा सकते हैं जो पोर्टफोलियो का हिस्सा ऑलरेडी है। सो इस तरह से आप रीबैलेंस कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप फिनरिस्क को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।